हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, थोड़ा सा इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर ही डिस्कस कर पाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो एड्स है उसका पूरा नाम आपसे पूछा गया था। तो इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस था। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो वीडियो बनाई थी 13 चैप्टर की, आपने देखा होगा, उसमें भी आया था। और जो नोट्स बनाए थे 3 चैप्टर्स के बना पाया था, तो होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था, एक ऐसी आपको धातु का नाम बताना है, एक ऐसे आपको मैटर का नाम बताना है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मतलब कमरे के ताप पर जो है वो लिक्विड पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर मरकरी था। और और में अगर आप ये बताना चाहते हैं कि जो दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है आपको नॉन मेटल की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप नॉन मेटल की बता सकते हैं कि ये ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से जो है टूट जाते हैं। और इसमें जो नॉन मेटल होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब कुछ अलग होते हैं, इसमें से करंट मतलब पास जो है नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अगर पूछे तो एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन बता सकते हैं इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेटल और नॉन मेटल में दोनों में से कौन मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है जिसकी पतली शीट बन सकती है, और डक्टिलिटी पूछा होता है तो उसकी तार बनाई जा सकती है इस तरीके से। तो मेटल जो होता है वो मेलेबल होते हैं क्योंकि उसकी शीट बनाई जा सकती है। इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम बोल सकते हो आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की शीटें भी आपने देखी होंगी, शीट्स देखी होंगी। फिर आपसे बोला गया दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने से होने वाला कोई एक रोग बताओ, तो आप डायरिया इसमें लिख सकते थे। ठीक है, और WHO के अनुसार स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हैं, फिजिकली मेंटली सोशली जो है वेलबींग होना चाहिए, है ना। चाल की परिभाषा पूछी थी, जो दूरी बटे में जो समय को हम चाल से परिभाषित करते हैं और इसकी ऐसे यूनिट। तो चाल की परिभाषा तो आपने लिख भी दी होगी, है ना। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मिनमम बता देता हूँ। और इसकी जो स्पीड की ऐसे यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड होती है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तेज चलती बस के रुकने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये कौन सी वजह से होता है। तो आप सबको पता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहती है, रुके तो रुकी रहना चाहती है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, जड़त्व के नियम के कारण होता है। ठीक है, कौन सा, जड़त्व के नियम के कारण। अब देखेंगे यहाँ पर गाड़ी जो है वो चल रही है, तो हमारी बॉडी भी पूरी चल रही है, तो इसमें आपको जो आंसर पे टिक करना था वो मोशन वाले पे करना था, इनर्शिया ऑफ मोशन पे। ठीक है, अगर रुकी हुई होती तो उस पर टिक करते। ठीक है, तो अभी ने बोला कि ये कौन सा लॉ है, तो हम सब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, गति का पहला नियम था। ठीक है, उसके बाद है यदि किसी स्थिर वस्तु पर लगाया गया बल संतुलित हो जाए हो तो सॉरी संतुलित हो तो आप उसकी स्थिति में क्या बदलाव प्रेक्षित करोगे। मतलब इंग्लिश में यह है कि ये कह रहा है व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व इन द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इफ यू अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स। मतलब अगर हम किसी वस्तु पे बैलेंस फोर्स लगाते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे नो चेंज। समझ में आ गई। तो आपको इसमें नो चेंज लिखना है, क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी वो अपनी जगह से हिल जाएगी, मूव कर जाएगी। उसके बाद जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, बोलना पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर जड़त्व आता चला जाएगा। तो मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसने बोला है व्हाट आर फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, उससे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, मतलब जो उत्क्रमणित हो जाते हैं, मतलब वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। ठीक है, तो आप कटिंग ऑफ ट्री लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ आइस लिख सकते हैं इसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लास्टिक की गेंद और समान आकार के एक पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखो ऊपर ही आंसर यहाँ पे बोला गया था कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो हमें पता है कि जड़त्व और द्रव्यमान यानी कि जो इनर्शिया और जो मास है दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो तो इसने बोला है कि किसका जड़त्व अधिक होगा। आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक की बॉल है वो, उसका जो मास है वो कंपेरेटिव जो स्टोन के कम होगा, क्योंकि दोनों का सेम साइज है। ठीक है, पत्थर ज़्यादा भारी होगा, वजन उसका ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप बोलते हैं मास उसका ज़्यादा होगा, इसलिए रीज़न में आपको ये बताना था, मास उसका ज़्यादा इसलिए उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, आप बोल देना पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों में। ठीक है, उसके बाद ये था कि एक पदार्थ तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है, तो ये धातु होगा या धातु। इंग्लिश में है कि अगर कोई सब्सटेंस डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को दिखाता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि तार बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको पता है जिसकी तारें बनाई जा सकती है उसे मेटल कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा है, अब सबसे ज़्यादा तारे किसकी देखते हैं आप, तांबे की तारे देखते हैं ना सबसे ज़्यादा।
ठीक है। कॉपर की वॉच देखते हो ना, सबसे बढ़िया क्वालिटी की होती है। एल्यूमिनियम की भी आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया कोई भी लिख सकते हैं आप, कॉपर की भी लिख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये कह रहा है वाई मैटर आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। ये कह रहा है कि जो मैटर्स होते हैं उसे इलेक्ट्रिक वायर में क्यों यूज़ किया जाता है, अगर उसकी जगह करना चाहते हैं। हिंदी में बोला गया है कि जो धातु है ना उसका उपयोग विद्युत तार बनाने में क्यों करेंगे। तो आप इसका आंसर ये होगा कि भाई क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपसे पूछा गया था कि दो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ बताने हैं। कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे आप कोविड-19 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और आप कोल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इस तरीके से एक से दूसरे को फैल जाते हैं। ठीक है, टीबी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर नॉन कम्युनिकेबल पूछा होता तो आप उसमें कैंसर बता सकते हैं, हार्ट डिसीज़ बता सकते थे, जो उसी को रहेगी दूसरे को नहीं होगी, लेकिन पूछा कम्युनिकेबल था। उसके बोला गिव एन एग्जांपल वेयर अप्लाइड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहे एक ऐसा उदाहरण दीजिए जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं तो उसका आकार बदल जाए। ठीक है, जैसे अगर आप एक रिबन को खींच रहे हो तो उससे उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल इसमें दे सकते हो। आप आटे को गूँथ रहे हो तो उससे भी शेप चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसमें एग्जाम्पल देना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बल किसे कहते हैं। तो वही किसी वस्तु के धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और बल की ऐसी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होती है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बोला गया है कि स्टेट एनी टू चेंजेस दैट फोर्स ब्रिंग अबाउट ऑन अ बॉडी। ये कह रहा है कि किसी वस्तु में ऐसे दो परिवर्तन बताइए जो बल लगाने पर हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो कौन कौन से चेंज हो सकते हैं। देखो वो स्ट्रेच हो सकती है, उसमें खिंचाव आ सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो है, और आप सिंपल ये लिख सकते हैं कोई वस्तु चल रही है तो उसे रोक सकते हैं, रुकी हुई है तो उसे चला सकते हैं। ये सिंपल आप ये दो बातें बता सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद देखो मैंने आपको कल 10th क्लास का पेपर का दिखाया था ना कि इस तरीके से आपका सेशन आएगा। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन था आपका 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे आपसे बोला गया कि पादप स्वपोषी होते हैं। पादप में सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो इंग्लिश में ये बोला गया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये पहले आप बताओ कि दोनों बातें सही हैं। ठीक है, दोनों सही है ना, कि पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और पौधे जो होते हैं वो अपना खाना जो है वो सारा का सारा जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। अब देखो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी वजह से तो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये दोनों, ये इसका रीज़न है। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें आंसर लिख के आएंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू। पहली बात दोनों ट्रू है ना। और आर जो है बिल्कुल सही बात बताता है ए के बारे में, मतलब असर्शन के बारे में। तो आप इस वाले आंसर में ये लिख के आएंगे पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ता है ट्रू है फॉल्स है। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि वो उसका रीज़न है या नहीं, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आप और में पूछा गया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से जो है सेल वॉल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट था पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये बोला एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। तो ये देखो जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल जो है मतलब एनिमल सेल लैक सेल वॉल, जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो देखो ये दोनों मतलब अलग अलग बातें हैं, ये इसका रीज़न नहीं बता रहा। समझे मेरी बात। तो इसलिए इसमें हम आंसर जो है इसमें ये लिखेंगे कि दोनों ट्रू तो है लेकिन उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस तरीके से। उसके बाद आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन मतलब आप कर लेना। थोड़ा बहुत मैंने कहा आपको हेल्प कर दूंगा, मतलब बता दिया मैंने। ठीक है, तो बाकी जो है अगर टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा आंसर। ठीक है, तो बस इतना थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, थोड़ा बताना था। और होप ये थोड़ी बहुत वीडियो जो आपकी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अच्छा, पेपर एक बार देख सकते हो पूरा, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा या कोई न्यू स्टूडेंट है तो आप ऐसे देख सकते हैं। बाकी मैं बाद में जो अभी तो नहीं, बाद में जो सबके सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा। अभी आप नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी उनके लिए दिखा रहा हूँ जो फ्यूचर में देखेंगे, तो पूरा पेपर भी देख सकते हैं, फिर बाद में आप आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा आएगा। ठीक है,
स्पीड धीरे करके भी आप देख सकते हैं आराम से, है ना। और यूट्यूब में यही बेनिफिट होता है, स्पीड धीरे तेज हो जाती है, आराम से आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स बना रखे हैं, हो सकता है फ्यूचर में अगर आप देख रहे हो तो और भी चैप्टर्स ऐड हो गए हो तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन वाले एक मैं जरूर पार्ट बना दूंगा जो ऊपर वाले थे, ठीक है। और बाकी आपको नोट्स में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना, सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो। बाकी ये डेरिवेशन है, ये मैंने मतलब नोट्स में बना रखा है, उसमें देख लेना आप, समझा भी रखा है। अच्छा ये न्यूमेरिकल जो है, देखो न्यूमेरिकल में ये है कि इसने पूछा बल कितना होगा, तो बल का फॉर्मूला होता है F=m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका यहाँ पर बल निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। फिर बोला अगर 5 सेकंड हो जाए तो क्या होगा, तो F=m v माइनस यू अपन में टाइम है, तो यहाँ v1 डाल दो, F की जगह जो आपका आंसर आएगा, m की जगह जो आंसर आएगा, u की जगह जो आंसर आएगा, t की जगह आंसर आएगा, तो उन सबको उधर ले जाके आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें बस यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये m है, ठीक है, जो द्रव्यमान होता है, ये टाइम दे रखा है, और ये पहली बार जो होता है वो u है, बाद वाला v हो जाता है, ठीक है। बाद में मैं समझा दूंगा एक बार, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जो बोला गया था आपको संवेग निकालना है, तो संवेग मतलब मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है m होता है p होता है संवेग मतलब p m × u। पहले आरंभिक बोला तो u निकालेंगे, मतलब 100 गुणा में हम कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर दूसरे का बोला है, मतलब अंतिम का बोला तो mv कर देंगे, तो 100 गुणा में हम 10 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 100 गुणा में 10 1000 आ जाएगा, इस तरीके। फिर बोला बल निकालिए, तो बल निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, वही m=v माइनस यू अपॉन में टाइम का, है ना। इस तरीके से आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो डेरिवेशन है, ये आपके 9 चैप्टर से है, ठीक है। न्यूमेरिकल ये मैंने इंग्लिश में आपको बताया, हिंदी में बता दी, इंग्लिश में बता दी, एक ही बात है ना। तो m=100 दे रखा है, ठीक है। u आपका दे रखा है 5, v आपका दे रखा है 10, तो आपसे इनिशियल मोमेंटम बोला गया है, तो p क्या होता है mu, ठीक है। फिर p mv, इस तरीके से ये इनिशियल का निकाल लेंगे, ये फाइनल का निकाल लेंगे। फिर आपसे बोला गया फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m v माइनस यू अपॉन में टाइम, ठीक है। इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बहुत है आज के लिए, और अपनी पूरी तैयारी रखो, खूब पढ़ो, ये नहीं खाली एक ही चीज़ पर डिपेंड रहना, बहुत सी चीज़ें करनी है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत पर अपने विश्वास रखो, और खाली एक बुक तक लिमिट मत रखो। अगर आज रखोगे तो आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी जितना करोगे तो आपको बड़ी क्लास में कम उतना मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, और अच्छे से आप कर लोगे, पेशेंस से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।